बल्ती, पहाड़ी, गोजरी और हिंदी ज़बानें भी बोली जाती हैं। इन मज़ाहिब, नस्लों, तहजीबों के लोग भी रियासत में आबाद हैं, लेकिन कश्मीरी ज़बान बोलने वालों की तादाद इन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीरी हमारी मादरी ज़बान है। जब जम्मू कश्मीर में डोगरों की हुकूमत थी, उर्दू की कसीरुल लिसानी सूरत हाल के पेश नज़र उस वक्त के डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को सरकारी ज़बान तस्लीम किया। ये बात 1889 की है, जब जम्मू कश्मीर में उर्दू बहैसियत सरकारी ज़बान करार पाई। ये तारीख साज रिकॉर्ड आज भी इसी रियासत यानी जम्मू कश्मीर को हासिल है। रिकॉर्ड कहकर मैं खुशी का इजहार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस बात का बेहद रंज भी है कि 130 वर्ष गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान की किसी रियासत को उर्दू बहैसियत सरकारी ज़बान का शर्फ हासिल नहीं हुआ, जबकि उर्दू जानने वालों और इससे मोहब्बत करने वालों की हिंदुस्तान में एक खुशआयल तादाद है। दरअसल ये रियासती हुकूमतों की अदम तवज्जो और बाज़ उर्दू वालों के गैर जिम्मेदाराना रवैयों का ही नतीजा है। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल तो है, लेकिन प्राइमरी सतह से लेकर हायर एजुकेशन तक जिस संजीदगी के साथ उर्दू की बका और उसकी हयात वक्त ज़िंदगी के लिए कोशिशें और काविशें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। उर्दू ज़बान आज भी जम्मू कश्मीर में सरकार की मोहताज नजर आती है। गिरोहबंदियों की लानत में पड़कर हमारा मुअज़्ज़ज़ उर्दूदान तबका उर्दू ज़बान की गर्दन तोड़ने मरोड़ने में मसरूफ़ नजर आता है। यही वजह है कि हमारी रियासती हुकूमत भी उर्दू ज़बान और उर्दूदान तबके दोनों पर हावी नजर आती है। एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर में 8वीं तक अंग्रेज़ी को छोड़कर तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि उन दिनों रियासत में कश्मीरियों की मादरी ज़बान पढ़ाने का भी कोई रिवाज या चलन नहीं था। राकिब ने खुद भी 8वीं जमात तक सब मज़ामीन उर्दू में पढ़े हैं, लेकिन जब 9वीं क्लास में दाखिला लिया तो हुकूमत का फैसला उर्दू के हवाले से बिल्कुल बदल गया और इसके बाद बस उर्दू ज़बान एक वाहिद मजमून उर्दू तक ही महदूद होकर रह गई। जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के बाद से आज तक तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में उर्दू ज़बान पढ़ाने का बाकायदा अहतमाम है। उर्दू ज़बान को स्कूलों में पढ़ाना ही कोई गैर मामूली काम नहीं है, बल्कि सरकारी ज़बान के बतौर इसकी अहमियत को तस्लीम करना और इसके फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाना एक मुस्बत पहलू था, जिसमें रियासत की सरकार नाकाम नजर आती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने उर्दू ज़बान को रियासत के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी सतह तक लाजमी मज़मून करार दिया, जिसको सरकार ने उर्दू की तरवीज में एक बड़ा कदम करार दिया है। जिस मज़मून को की सरकारी और तारीखी शनाख्त पहले से कायम हो, जिसकी तालीम इब्तिदा से ही स्कूलों में सानवी सतह तक दी जाती रही हो, उस ज़बान को प्राइमरी सतह तक लाजमी करार देकर सरकार की महदूद सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सानवी सतह और +2 तक उर्दू असातिज़ा साहिबान की बहाली न करना भी सरकार की एक गैर जिम्मेदाराना और सोची समझी मुनज़्ज़म पॉलिसी है। रियासत के स्कूलों में उर्दू की ज़बूग़ाली और पस्ती का आलम ये भी है। आज के वालिदैन मज़मून के स्कोप को जहन में रखते हुए अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार का स्कूलों में उर्दू की बहालियाँ न कराना भी इस मज़मून के स्कोप में सबसे बड़ी रुकावट का सबब बन रहा है। हमारे हुक्मरान शायद ये भूल रहे हैं कि उर्दू जम्मू कश्मीर के तमाम सूबों के लोगों की राब्ते की ज़बान का काम कर रही है। आज उर्दू ज़बान यहाँ के बच्चे, मर्द, औरत, बुजुर्ग, जवान, अनपढ़, तालीम याफ्ता, मुलाजिम, बेरोज़गार, गर्ज हर एक की ज़बान की जीनत बनी हुई है। तो फिर क्यों स्कूलों में उस ज़बान की को लाज़मी मज़मून के बतौर इख्तियार करने से रोका जा रहा है? क्यों वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू ज़बान पढ़ाने को तरजीह नहीं देते? ये बातें हमारे मुआशरे और सरकार दोनों के लिए सवाल निशान छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 20 कॉलेजों में उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है। 2 साल तक रियासत के कॉलेजों में उर्दू की कुछ असामियाँ पुर की गई हैं, लेकिन बावजूद इसकी सूरत हाल जूं की तूं बनी हुई है। लाजमत के बाद हमारे असातिज़ा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उर्दू की तरक्की और तरवीह में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं।
बरअक्स उर्दू के दीगर सब्जेक्ट में बच्चों का तशद्दुद बख्श रोल रहता है। चुनांचे उर्दू की हालत इस मैदान में भी पस्त नजर आती है। उर्दू के ज़िम्न में जिस कदर सरगर्मियों का इनकाद होना चाहिए था नहीं होता, क्योंकि हुकूमत की ग्रांट का इंतजार करते करते बरसों गुजर जाते हैं और निजी तौर पर किसी सरगर्मी का इनकाद करने से वो कासिर हैं। मैंने, मेरे मुआसरीन और हमसे कबल जो लोग गुजरे हैं सब उर्दू पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें उर्दू बोलने, लिखने और समझने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। लेकिन अगर हमें उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना है तो इसके लिए हमें नई नस्ल, नई पौध को तैयार करना होगा। वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के सोफों और बड़ी मोटी खूबसूरत सी कुर्सियों पर बैठकर नीज़ हुक्मनामे जारी करके मुमकिन होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए मैदान में अमली तौर पर जस्तजू करनी होगी। इसके लिए हमारे असातिज़ा को प्राइमरी और सानवी सतह तक के स्कूलों में उर्दू बेदारी मुहिम जारी करनी चाहिए। बच्चों के लिए छोटे छोटे उर्दू क्विज़ के प्रोग्राम रखने चाहिए। इससे बच्चों का जहन उर्दू ज़बान और उसकी तालीम से शोर के तौर पर बेदार होगा। हमें उर्दू के प्रोग्रामों को महज उर्दू तबके तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज की मुख्तलिफ शोबा हजात से वाबस्ता लोगों को इनसे जोड़ना चाहिए, ताकि समाज का हर फर्द और उर्दू ज़बान की अहमियत से रोशनास हो। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी, फासलाती निज़ाम तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मानूकाही रीजनल सेंटर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी वगैरह उर्दू ज़बान में उर्दू ज़बान की तालीम दी जाती है। इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और फासलाती निज़ाम तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी दो ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ से हर साल 1500 से 2000 तक तालिबे इल्म MA करके निकलते हैं। जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए दूर दराज इलाकों से वाबस्ता तालिबे इल्म कसीर तादाद में उर्दू ज़बान से फैज़याब होते हैं, वही इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। नुकसानात इस मानू में कि इससे तालिबे इल्मों में मियारी तदरीस की तरसीम नहीं हो पाती। जहाँ आज क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, वही इस पहलू पर भी अभी गौर करने की अशद ज़रूरत है। एक तरफ उर्दू ज़बान से फारुग तहसील बेशुमार आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, दूसरी तरफ इन इदारों से हर साल सैकड़ों की तादाद में तालिबे इल्म डिग्रियाँ हासिल करके निकलते हैं। गरज की उर्दू पढ़े लिखे बेरोजगारों की दिन ब दिन भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल ही में रियासत में उर्दू काउंसिल के क़याम का ऐलान किया। इस इक़दाम से पूरे जम्मू कश्मीर के उर्दू हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। क़याम के बाद काउंसिल का आइन तरतीब दिया गया। इसके बाद फिलफोर काउंसिल के लिए मेंबरान भी नामजद किए गए, मगर आज 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। न काउंसिल की इमारत बनाई गई और न ही उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कोई रकम वागुजार की गई। काउंसिल की 1-2 बार मीटिंगें की गई, नतीजतन बेसूर। अभी तक जम्मू कश्मीर की उर्दू काउंसिल में सिफारशी बुनियादों पर ही मेंबरान का इजाफा किया जाता रहा है। उर्दू काउंसिल के साथ रियासत तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर फिलवक्त इंतज़ामिया और हुकूमत दोनों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से जुड़े उर्दूदां हज़रात जब तक उर्दू ज़बान के म्यार, इसकी फलाह व बहबूदी, तरवीज व इरशाद और बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए संजीदा और फिक्रमंद नहीं होंगे, तब तक उर्दू ज़बान के वक़ार को नुकसान पहुँचता रहेगा और इससे वाबस्ता नई नस्ल भी बदगुमान होती रहेगी। इन हालात में उर्दू ज़बान की दराज उम्री की दुआएँ तमाम बेसूद साबित होंगी। आप दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते या इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपका लहजा उस इलाके की निशानदेही करता है तो वो कोई तशवीश का बायस नहीं है। अलबत्ता अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ा हुआ है तो उस वक्त तशवीश ज़रूर होती है। हमारे यहाँ सेमिनार तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर किसी कॉलेज या सेमिनार को वर्कशॉप का इनेकाद करते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। इस ज़िम्न में पेशकदमी होनी चाहिए ताकि उर्दू ज़बान जानने वालों के हौसले हर एतबार से बुलंद हो। मज़ीद वो अपनी गुफ्तगू और तहरीर व तकरीर से ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतासिर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी कुमार साहब, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में उर्दू ज़बान की सूरत हाल, वहाँ के मसाइल से हम सब लोगों को आगाह किया। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इस मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ उर्दू को पहली सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। तो आप इसी तनाज़ुर में उनके मकाले को देखें और उनके मसाइल का तज्ज़िया करें। यहाँ कई यूनिवर्सिटी से रिसर्च और स्कॉलर्स आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU,
मानू, मिथिला यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ यूनिवर्सिटी की उनकी यूनिवर्सिटी के साथ। हमारे पास एक और रिसर्च स्कॉलर आए हैं मानू कैंपस लखनऊ से, उनका नाम है शाहिद हबीब फलाही। वो भी अपना मकाला पेश करेंगे इस मौजू पर। शाहिद हबीब फलाही, मानू कैंपस लखनऊ। लाइव दिखा रहे हैं और हज़रात मोहतरम, मेरे मकाले का मौजू मैंने एक मरकज़ी मौजू के ज़ैली उन्वान को चुना है, उर्दू के डिजिटलाइज न होने से पैदा होने वाले मसाइल। उर्दू के डिजिटलाइज न होने से पैदा होने वाले मसाइल। लाइव दिखा रहे हैं। ज़बानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि वो ज़माने की रफ्तार के साथ हमआहंगी बनाए रखें, वरना वो वक्त के गुजरने के साथ मुर्दा होती चली जाती है। यूनेस्को ने अपने 2011 की एक रिपोर्ट में ऐसी 2500 ज़बानों को निशानजद किया है जो या तो मुर्दा हो चुकी है या फिर 500 से कम बोलने वालों की तादाद के साथ मुर्दा होने के करीब है। हमारी उर्दू को अभी तकरीबन 800 साल हो रहे हैं। अगर इसे मज़ीद 8000 सालों तक जिंदा रखना है तो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसका रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि उर्दू के अजीम ज़ख़ीरे के डिजिटलाइजेशन की तरफ संजीदगी से कदम आगे बढ़ाया जाए। डिजिटलाइजेशन की रफ्तार की सुस्त रवि की वजह से हमारे तालीमी इदारों में जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कोशिश की गई है कि इस मकाले में उनको सामने लाया जाए और अपनी नाक़िस समझ के मुताबिक उसका हल पेश किया जाए। मारूफ गैर सरकारी इदारा प्रथम ने जब असर के नाम से अपनी सालाना तालीम रिपोर्ट 2017 जारी की तो एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। 18 साल के नौजवानों में 82% ऐसे थे जो 4G सिम इस्तेमाल करते थे। इन 4G सिम इस्तेमाल करने वाले नौजवानों का 90% डेटा इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने में सर्फ होता है। वहीं 8वीं क्लास के बच्चों का हाल यह है कि वो दर्जा दोम और सोम की किताबें पढ़ने में नाअहल थे। इसका एक सीधा मतलब तो यह है कि हमारे नौजवानों को डिजिटल दुनिया तो पसंद आ रही है, लेकिन फॉर्मल या रिवायती तालीमी निज़ाम में उसकी दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। इस चीज़ को असर की इस निशानदेही से भी बेहतर समझा जा सकता है कि 14 साल की उम्र के बच्चों के दाखिले की शरह जहां 70% होती है, वहीं 18 साल की उम्र तक आते आते ये शरह सिर्फ 60% रह जाती है। इससे आश्चर्य होता है कि हमारे नौजवानों का ध्यान फॉर्मल तालीमी निज़ाम से धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। वजह इसकी सिर्फ इतनी है कि उनके अंदर हमारा तालीमी निज़ाम दिलचस्पी बरकरार रखने में नाकाम है। तो क्यों न इसकी तरफ संजीदगी से सोचा जाए कि फॉर्मल या रिवायती तालीमी मौक़े को पुरकशिश बनाने के साथ साथ हमारे नौजवानों को डिजिटल दुनिया में इस तरह के मवाद फराहम कराए जाएँ जिससे उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हों और वो अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के बजाय अपनी शख्सियत के मजमूई इर्तिक़ा के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, इंडियन एजुकेशन फ्रेमवर्क नीड्स टू चेंज कम्प्लीटली, यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर APJ ने ये बात इसलिए भी कही थी कि हमारा निसाब तख्लीकी सलाहियतों और हुनरमंदियों को उभारने के बजाय चीज़ों को रट लेने की तरफ ज़्यादा मरकूज़ है। इसकी वजह से इस तालीमी निज़ाम के फारिगीन की बड़ी तादाद समाज के लिए पैदावारी नहीं रह जाती है। एसोचैम की 2017 की रिपोर्ट कहती है कि हमारे तलबा की 93% तादाद अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रही होती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा सिर्फ हमारे गैर मुआस्सिर निज़ाम तालीम और बतौर ख़ास नाक़िस निसाब तालीम की वजह से हो रहा है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका के हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटियों में निसाब तालीम का 80% हिस्सा केस स्टडी, 10% हिस्सा प्रोजेक्ट वर्क, 5% हिस्सा लेक्चर्स और 5% हिस्सा बक़िया सरगर्मियों के लिए मुख्तस होता है। ये इसलिए भी मुमकिन होता है कि उन्होंने अपने निसाब तालीम और तदरीस मवाद के सारे ही अज्जा को डिजिटलाइज कर रखा है और साथ ही ऑडियो वीडियो की शक्ल में तदरीसी मवाद हर वक्त तालिब इल्म की एक क्लिक पर दस्तियाब होता है। 9 अक्टूबर 2015 को जी न्यूज़ ने DNA टेस्ट सीरीज के नाम से चल रहे अपने एक ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि USA ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बस्ते के बोझ से आज़ाद कर रखा है और होमवर्क के साथ साथ सारा काम एक बच्चा डिजिटली अंजाम देता है, जबकि हमारे यहाँ निसाब तालीम का सबसे बड़ा हिस्सा लेक्चर्स पर ही मुश्तमिल होता है और मुश्किल से 10% असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा जाता है। इन सब का इंतजाम अभी तक मैनुअली हो रहा है, जिसकी वजह से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को भी नकल दर नकल के सहारे किसी तरह सर पर आई बला की तरह डालने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हमारे नौजवानों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें और पैदावारी हुनरमंदियाँ कहाँ से आएंगी? यही वजह है कि 30 साल के नौजवान भी फरागत के बाद सरकारी नौकरियों के
कि आज में अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे होते हैं। ये इंतहाई काबिल गौर है कि हमारे मुल्क के नौजवान इतनी उम्र को पहुंचने के बाद भी वालिदैन के खर्च पर मुनहसिर रहते हैं। इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि अगर हम उर्दू के तलबा को बैनुल-अक़वामी मेयार पर ला खड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी सतह की तहक़ीक़ात के ज़रिए फराहम हुए जदीद निज़ाम तालीम और निसाब तालीम की मदद से उनकी तरबियत पर तवज्जो दी जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि जदीद हथियार यानी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको मैदान में उतारा जाए। तलबा के लिए किताबें और ऑडियो वीडियो हथियारों के काम भी आते हैं, इसलिए उर्दू की तमाम PDF या यूनिकोड तब्दील करने पेशकदमी करनी होगी। साथ ही ऑडियो वीडियो मवाद के ज़ख़ीरों को बढ़ाना होगा ताकि उनको किसी भी जगह पर तालीम से जुड़े रहने की तरफ राग़िब किया जा सके। आज उर्दू के तालीमी इदारों का हाल यह है कि वो सिर्फ इस बात की फिक्र करते हैं कि जब फिजिकली कोई तालिब इल्म उनके दरबार में हाजिरी देगा तभी उसको उर्दू की तालीम दी जाएगी, वरना नहीं। बिलाशुबा उर्दू की इब्तदाई तालीम के हुसूल के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने आमोजिश के नाम से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। इसी के साथ ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में भी एक वेबसाइट www.onlineurdulearning.com के नाम से चल रहा है। लेकिन कहने की इजाज़त दीजिए कि ये दोनों ही कोशिशें अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। उर्दू की तालीम और उर्दू जरिए तालीम से दीगर उलूम की डिजिटल तालीम देने की बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म कोशिश मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक छोटे से यूट्यूब चैनल IMC मानू के अलावा और कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए अहले उर्दू बशमूल हम सब पर लाजिम है कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें अगर हम चाहते हैं कि हमारी उर्दू ग्लोबल लिंग्वा फ्रेंका की हैसियत इख्तियार करे और अंग्रेज़ी और दीगर आलमी ज़बानें उर्दू को निगल न लें, तो ज़रूरी है कि हम अपने दिल को ज़रा कुशादा करें। कुछ ना हो सके तो कम से कम क्लासरूम लेक्चर्स को ही यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। इससे न सिर्फ हमारे तलबा दोबारा क्लासरूम की बातों का इंतज़ार कर सकेंगे और उनके इल्म में गहराई आ सकेगी, बल्कि हमारे असातिज़ा भी लेक्चर की पूरी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एहसास था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि टीचिंग प्रोफेशन में आमतौर से वो लोग आते हैं जिनको अपनी पहली पसंद की नौकरी नहीं मिली होती, इसलिए वो आधे अधूरे मन से क्लासरूम आकर किसी तरह अपना फर्ज निभा ले जाने के फिराक में रहते हैं। ऐसे में उर्दू के तलबा को किस तरह की महरूमियों का सामना करना पड़ता है, इसके तसव्वुर से ही उर्दू का मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगता है। क्लासरूम लेक्चर्स को अपलोड करने का दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि वो लाखों करोड़ों तलबा जो उर्दू सीखने, पढ़ने और उर्दू शेर व अदब के रूमों से वाकिफ होना चाहते हैं लेकिन फिजिकली उर्दू के तालीमी इदारों में हाजिर नहीं हो पाते, वो भी इस बेबहा इल्म से मुस्तफीद हो सकेंगे। हमने पिछली सत्रों में देखा कि हमारे नौजवानों का 90% मोबाइल डाटा सिर्फ इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने में सर्फ होता है। ऐसे में अगर हम मुशायरों और सेमिनारों की प्रोसीडिंग के साथ साथ कुछ ना हो तो कम से कम क्लासरूम लेक्चर्स ही अपलोड कर दें तो यकीनन उर्दू के शायकीन की दिली मुराद बढ़ आएगी और उर्दू की तभी उम्र में तोसी मुमकिन हो सकेगी। IIT से फारिग एक नौजवान हरीश अय्यर ने फ्लिंट फ्लिंट के नाम से इसी तरह के एक मोबाइल ऐप बनाकर तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। साथ ही अपनी पूरी टीम को माली लिहाज से मुस्तहकम भी किया है। क्या उर्दू के लिए इसी तरह की कोशिश हम में से कोई नौजवान नहीं कर सकता? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर अभी भी डिबेट चल रही है। हालांकि अपनी नाक़िस फ़हम के मुताबिक समझता हूँ कि ये बड़ा ही मज़ाक़त खेज़ है कि आज जबकि हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और वो ज़िंदगी को आसान और दिलचस्प भी बना रहा है, ऐसे में सिर्फ एजुकेशन जैसे कारामद शोबे को ही टेक्नोलॉजी की तस्कर से बाहर रखने की बात हो रही है। हालांकि ये खुश आइंद है कि हुकूमत हिंद की वजारत तरक्की इंसानी वसाइल ने स्वयं के नाम से एक मुस्तकिल कोशिश की संत में शुरू कर दी है। इस स्कीम में उर्दू मज़ामीन की शमूलियत के लिए अहले उर्दू को तवज्जो ज़रूर करनी चाहिए। उर्दू के डिजिटल न होने से हमारी यूनिवर्सिटियों में जो दूसरा सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि रिसर्च का मियार बुलंद नहीं हो पा रहा है। अगर उर्दू की सारी किताबें PDF और यूनिकोड वर्जन में दस्तियाब रहें तो किताबों की मकबूलियत में इजाफे के साथ साथ गूगल सर्च की सहूलत होने से साबिक़ा तहक़ीक़ात की तफसीलात भी एक क्लिक के साथ ही आंखों के सामने होगी। इसकी मदद से एक नया मुहक़्क़िक़ कम वक्त में और आसानी के साथ अपनी तहक़ीक़ के डिज़ाइन में रद्द-बदल करके उसे मुफीद तक बना सकेगा। इसके अलावा इल्मी सर्वे यानी प्लेजरिज्म को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि एक आम ख्याल ये बनता जा रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली तहक़ीक़ का मियार बारहा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सहाफ़ियों की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट से भी कमतर होता जाता है। इसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि उर्दू की किताबों का डिजिटल फॉर्म में न होना है। अगर हम अपनी तहक़ीक़ का मियार बुलंद बनाने में संजीदा है तो लाजमन हमें नई टेक्नोलॉजी के समरात से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने इल्मी ज़ख़ीरे को PDF और यूनिकोड वर्जन में मुंतकिल करना पड़ेगा।
वरना किताबें लाइब्रेरी में मुसीरा होती रहेंगी और हमारी तहकीकात का दायरा शख्सियात के फिक्र व फन के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। इससे आगे बढ़कर वक्त से हम आगे होकर समाज के लिए मुफीद तक साबित होने में नाकाम रहेगी। आखिरी पैराग्राफ, इजाज़त दीजिए। पूरी तफसील से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सारी दुनिया में तालीम और ताल्लुम का निज़ाम डिजिटलाइज हो रहा है। ऐसे में अगर उर्दू को बड़े पैमाने पर अवाम में मकबूल और कारआमद बनाए रखना है तो ज़रूरी है कि इसके असासे को डिजिटलाइज करने की रफ्तार को तेज़ तर किया जाए, वरना आलमी ज़बानों के बीच उर्दू को आखिरी सांसें लेते हुए देखने पर हमारी आंखें मजबूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद हबीब फलाही, जिन्होंने एक डिफरेंट टॉपिक पर बातचीत की। और इस वक्त जो उर्दू की जो इस वक्त डिजिटल सूरत हाल है, और जी बहुत अच्छा मकला था इनका, हम सबको इस्तेमाल कैमरा छूट जा रहा है आपका। अगले रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से फहामुद्दीन साहब आएंगे और अपना मकाला पेश करेंगे। अरकान मजलिस व सामईन आदाब। जो उन्वान है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान का मसला और उसका हल, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। जो चंद बातें हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मसला बहुत बड़ा है और उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। उर्दू जो हमारी मादरी ज़ुबान है, हमारी माँ है, उसे इलाज की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुकूमत से लेकर के हम खुद भी इस ज़ुबान को छोड़ चुके हैं, पूरी तरह से नहीं तो बहुत हद तक इस ज़ुबान को हम छोड़ चुके हैं। नतीजे के तौर पे हमारी ज़ुबान जो है वो मतलब उसका बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। तो उसको सही करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करने की ज़रूरत है। वो स्कूल लेवल्स पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे हो, आकर के हुकूमत के खिलाफ हमें आवाज़ भी बुलंद करनी पड़ेगी। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए दानिश्वरों को आगे आना पड़ेगा। उस मसले का हल करने के लिए जो उर्दू ज़बान के साथ हो रहा है मसला है, उसको हल करने के लिए दानिश्वरों को, प्रोफेसरान को, जो जिम्मेदार लोग हैं उसको फ्रंट पे आकर के लीड करना होगा। और जो है एक हुकूमत के खिलाफ या फिर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए उसके लिए जगह जगह तहरीक करनी पड़ेगी। बगैर तहरीक किए हुए, बगैर इनकलाब बर्पा किए हुए जो ये ज़ुबान मुर्दा होती जा रही है उसको हम सही नहीं कर सकते, उसका हम इलाज नहीं कर सकते। एक सर्वे दिल्ली के अंदर एक सर्वे किया गया नॉर्थ दिल्ली में, फेडरेशन जो एक सर्वे एनजीओ करती है, फेडरेशन ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट का 12 लाख लोगों में किया गया, जिसमें 6 से ज़्यादा लाख लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं। लेकिन स्कूल में असातिज़ा की कमी की बिना पे उन्हें संस्कृत, जिसका कोई बहुत ज़्यादा उसको संस्कृत और दीगर ज़ुबानें उनको लेनी पड़ती है, असातिज़ा की कमी है। संस्कृत वालों के लिए 200, 300 टीजीटी की वैकेंसी आती है, लेकिन बात उर्दू की हो तो 4, 5, 6, 7 इससे ज़्यादा वैकेंसी उर्दू में नहीं आती है। तो ये एक बड़ा खसारा है। जब तक असातिज़ा की कमी को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक इसको सही तरीके से हम इसको मतलब कि अपनी ज़ुबान जो है खसारे में जा रही है उसको सही नहीं कर सकते हैं। अलावा अगर कॉलेजेस वगैरह में देखा जाए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में खुशामद को, चापलूसी को, पैसे को, पैरवी को, सलाहियतों पर तरजीह दी जाती है। और जब सलाहियतों के मुकाबले अगर हम पैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, अगर पैसे ले दूसरे की जो है वो खुशामद सुने और सलाहियतमंद स्टूडेंट का अगर कहीं पे नहीं प्रमोशन नहीं हुआ, उनको तकर्री नहीं हुई, उनका पीएचडी में दाखिला नहीं हुआ, तो तलबा पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। और ऐसा असर पड़ता है जो पूरे यूनिवर्सिटी के निज़ाम को ख़राब करके रख देता है। तो इसलिए जो प्रोफेसरान हजरात हैं, जो दानिश्वर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनको चाहिए कि जो सलाहियतमंद स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में उन्हीं का तकर्री हो या दाखिला पीएचडी वगैरह में, बल्कि खुशामद वगैरह को हटा दिया जाए। अलावा जो हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो शहरों में होती है वहां पर 5,000 रुपया, 6,000 रुपया एमफिल वालों को मिलता है नॉन नेट की शक्ल में, और 8 से 9,000 रुपये पीएचडी वालों को मिलता है। जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी देही इलाके में होती है, वहां पे आमदनी के ज़राए वसाइल भी महदूद है, लेकिन यहाँ पे उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कभी कोई बाहर नहीं आया।
जरूरत है आगे आने की। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उनके अंदर हौसला कहां से आएगा? और जब तक उनके अंदर हौसला पैदा नहीं होगा, इस जुबान की तरक्की कैसे हो सकती है? क्योंकि जुबान की तरक्की तो यही बच्चे करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, और आपको लीड करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। और जब तक आप आगे आकर के हम लोगों की रहनुमाई नहीं करेंगे, हम लोगों को सही और गलत के लिए बताएंगे नहीं, तब तक इस जुबान की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं सभी को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अक्सर है जो प्रोफेसरान है, जो दानिश्वर है, इस जुबान की पस्ती की सबसे बड़ी वजह वही है कि वो बच्चों को जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर के जाते हैं और वहां पे अगर उर्दू नहीं होता है, बावजूद कोई एहतजाज दर्ज नहीं करते हैं। अगर चाहिए उनको कि 10-20 जो उसके बच्चे हैं, जो 10-20 जो गार्जियन है, वो मिल करके एहतजाज दर्ज करें और वहां पे कहें कि उर्दू भी यहाँ पे होना चाहिए, उर्दू भी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन वो एहतजाज दर्ज नहीं करते और बच्चे को डाल देते हैं वहीं पे। उर्दू मीडियम स्कूल के लिए कोई एहतजाज नहीं करते, कोई आवाज बुलंद नहीं करते। ये सारी खामियां हैं, ये सारी कमियां हैं। एक तरफ अदब तो बहुत तरक्की कर रहा है, इंस्टीट्यूट का फंड है, उर्दू एकेडमी का फंड है, ये एकेडमी का फंड है, वो एकेडमी का, लेकिन बात कहने की है कि उस अदब को पढ़ने के लिए सामाईन भी होना, कारी भी तो होना चाहिए। जब हम रस्मुल खत से वाकिफ ही नहीं है, जब रस्मुल खत हम जानते ही नहीं है, तो उस किताब को पढ़ेगा कौन? एनसीपीओ से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के किताबें तो आ जाएंगी, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन? और बुनियादी तौर पे जब उर्दू नीचे से काट रही है हुकूमत और उसके खिलाफ न हम कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं, न कोई कुछ कर रहे हैं, तो नतीजे के तौर पे गोरखपुर में भी, यूपी में एक जगह एक डिपार्टमेंट उर्दू का बंद हो गया और अगर इसी तरह चलता रहा तो रफ्ता रफ्ता कई सारे जगह पे डिपार्टमेंट्स बंद होंगे। जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो डिपार्टमेंट बंद होंगे। इसलिए जरूरत है कि सारी चीजों को मिला करके एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के उर्दू के लिए लड़ने की जरूरत है। हम सबको इत्तेहाद के साथ इज्तिमाई शक्ल में और सब बेदारी पैदा करने की जरूरत है, हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जो अदब है उस अदब के दायरे में रह करके हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तभी जा करके जो ये सारे मसाइल हैं उसका हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी भारी भरकम शख्सियत से फायदा उठाया है और जुबान के साथ अपना बदल के इस्तेमाल किया। अगली रिसर्च स्कॉलर है रुखसाना जमील साहिबा, वो आए और जल्दी से अपना मकाला मुकर्ररा वक्त में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि उर्दू से मैंने PhD किया है मदर इदारा में, और मेरी बहाली हाई स्कूल में हुई है, वो उर्दू टीचर पे ही हुई है। तो जब स्कूल में जब मैं गई तो वहाँ देखा कि लड़कियाँ स्कूल में मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ बहुत कम आते थे। फिर जब मेरे जाने के बाद उन लोगों को हमने बहुत खोला कि तुम लोग आओ और पढ़ो, मैं हूँ, तुम लोगों को शर्म क्यों आती है? तो वो लोग आना शुरू किए और कुछ मतलब 150-200 बच्चे बढ़ गए, 2-4 आते थे। और जब वो उन बच्चों को उर्दू हमने पढ़ाया तो उनको उर्दू पढ़ने नहीं आती थी, हाई स्कूल में सही से वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हमने उसको कहा कि देखो तुम 1 to 8 पढ़ करके आई हो, तो तुमको हम अलिफ बे से तो नहीं पढ़ाएंगे ना, तुमको तो उर्दू पढ़ने आनी चाहिए, तभी तुम्हारा जो लेसन है उसको मुकम्मल कर पाएंगे। अब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो कैसे एग्जाम दोगे? 2 साल के अंदर तुमको हम कितना पढ़ाएंगे? फिर भी हमने शुरू किया, प्राइमरी स्कूल की किताब सब ले जाके हमने खुद अपने पैसे से खरीद करके 10-12 ले जा करके उन लोगों को ग्रुप बना करके दिया कि जो 4-5 बच्चे अगर एक गांव में है तो एक किताब ले लो और तुम लोग बैठ के पढ़ो। और फिर टिफिन का टाइम होता था तो उस टाइम में हमने उनको कहा कि तुम उस टाइम में तुम हमसे अलग एक्स्ट्रा जब क्लास के बाद भी तुम पढ़ सकते हो। उन लोगों को हमने ऐसे पढ़ाया। अब पूरा मतलब पढ़ाई तरक्की पे है, पर 2 साल में कितना पढ़ा पाएंगे? प्राइमरी और मिडिल स्कूल से बच्चे बिल्कुल उर्दू पढ़ के नहीं आते हैं। वहाँ टीचर की बहाली हो रही है, पर वो टीचर बोलते हैं कि हमको जनरल क्लास में भेजा जाता है और वहाँ जा करके हमें जनरल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। अरशद भाई लाइव हो गए, 2-4 बच्चे अरशद भाई जो है लाइव देखेंगे बच्चे, तो क्या आप सिर्फ उर्दू पढ़ाएंगे तो वो बच्चे बैठ के क्या करेंगे? दोस्त अरशद साहब मेरी अपनी बात है कि जब मुझे क्लास में भेजा जाता है तो मैडम को, मेरी एक मैडम है, उनको हमने कहा कि मेरी जो बच्चियाँ या बच्चे उर्दू के हैं
तो आप क्लास हिंदी का दिलवाइए इस टीचर से, और उस टाइम में मेरे उर्दू के बच्चे आएंगे दूसरी क्लास में तो मैं उनको उर्दू पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो हम कहेंगे वही होगा। उनसे हमारी कई दफा लड़ाई हुई, पर वो कहीं कि नहीं तुमको लिखित तौर पर दे देंगे यहाँ डी ऑफिस कि ये जो है हम लोगों की बात नहीं मानती है, बदमाशी करती है, किसी भी तरीके से तुमको हम परेशान कर सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ में है ये। तो ये सब मसला उर्दू के साथ है। यहाँ तो बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं उर्दू के बारे में। थोड़ा सा अभी हमने मजमून लिख पाया क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है स्कूल से, तो अगर इजाजत हो तो पढ़े। बात पहले बोलना ये भी आपकी तकरीर कल थोड़ी है। पढ़िए, जरूर पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ ठीक है पढ़िए। ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई, सही बात है। आप फरमाइए जनाब, फरमा रहे हैं आप, फरमाइए। ऑनलाइन है। अरशद भाई को सलाम करना है ना, अरशद भाई को सलाम पहुँच गया। तो मेरा मजमून है कि स्कूली सतह पर उर्दू के मसाइल और हल, जैसा कि हमें मालूम है उर्दू जुबान खूबसूरत और शीरी जुबान है, उससे सभी लोग वाकिफ हैं। उर्दू जुबान से ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरी जुबान हो ही नहीं सकती। यहाँ ये बात सामने आती है कि उर्दू जुबान के मसाइल और हल, ये मसाइल हमसे और आपसे शुरू होता है क्योंकि हम उर्दू जुबान को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लोगों को बोलने के लिए कहते हैं हमें उर्दू आती है, पर हम खुद ही बोलते या लिखना पढ़ना जरूरी नहीं समझते। उर्दू हम जानते तो हैं, अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को उर्दू जुबान पढ़ाना नहीं चाहते। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने उर्दू स्कूल में मदरसा में बच्चों को नहीं भेजते कि लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपने बच्चों को ऑनलाइन है। स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में जो लोग मेरे दोस्त है वही इंग्लिश देख पढ़ाते हैं, फिनिश कर हमारे दूंगा, बच्चे डाउनलोड जो हो जाएगा हैं, वो मुझे। इंग्लिश या हिंदी जान पाते हैं, उनके बच्चे उर्दू नहीं जानते हैं। और दूसरे की बात है कि हम लोग अपने आप सभी के घर का ये माहौल है, दूसरे के अंदर हम नहीं चाहते। खुद ये समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, जहाँ के 2000-1500 रुपये लगते हैं मंथली, पर वहाँ जीरो पढ़ाई है। नहीं बच्चों को इंग्लिश सही से आती है, नहीं हिंदी आती है, उर्दू तो आती ही नहीं है। बच्चों के अंदर तहजीब तरीका बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम फख्र से कहते हैं कि हमारे बच्चे फला स्कूल DAV TPS स्कूल में पढ़ते हैं। मदरसा में भी पहले जैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए किसी मौलाना को घर पे अगर ट्यूशन के लिए बुलाते हैं तो वो भी बच्चों को उर्दू का माहौल सही से नहीं दे पाते हैं, तनख्वाह कितना देते सही से हैं? नहीं पढ़ा पाते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने घर के बच्चों को देखा कि एक मौलाना को हमने उर्दू कुरान पढ़ाने के लिए रखा, तो वो मोबाइल लिए बोले कि 4G जियो लिया थी, देखिए इसमें कितना सारा कुछ है। तो हम दूर से आए तो देखे बच्चों को वो गाना वगैरह दिखा रहे थे। हमने उनको कहा कि सर आपको पढ़ाने के लिए रखे कि आप मोबाइल पे गाना दिखा रहे हैं, तो जल्दी से वो छुपा लिए। तो हर वक्त तो बैठे देखते नहीं रहेंगे, आपको ना सब बर्बाद काम तो कीजिए। सच्चाई बयान कर रही हैं जी बहुत सच्चाई बयान कर रही हैं। हाँ जी जी जी। सबसे पहले तो हमें सुधरना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को खुद से पढ़ाएं, कुछ टाइम अपने बच्चों को दें जिससे उसे उर्दू जुबान की तालीम हो सके। अपने बच्चियों को स्कूल के अलावा मदरसा में भी भेजें और घर में खुद उसको टाइम दे करके उर्दू सिखाएं। उर्दू जुबान लगभग दुनिया के कोने में बोली जाने वाली जुबान है। उर्दू की अहमियत घटती जा रही है, इसे हमें बढ़ाना है। जितनी भी गज़लें और नज़में, कहानियाँ, गीत कितना अच्छा हम दिखा रहे हैं सब जाती हैं, और जब इन कहानियों और गीतों से फिल्म तैयार होती है तो कहते हैं कितना कि अच्छा हम ये लाइव दिखा रहे थे, सब बीच में गड़बड़ा गया, रोकना ये बड़े पड़ा। शर्म अभी की हट बात है, गया हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्कूलों में मुसलमानों के बच्चों को उर्दू पढ़ने नहीं आती। 1 to 8 के बच्चे जब हाई स्कूलों में आते हैं तो उनकी बहुत कम उर्दू जुबान, उनको बहुत कम उर्दू जुबान लिखने पढ़ने और बोलने आता है। किसी को तो कुछ भी नहीं आता। ऐसे में खतरा बना हुआ है कि हमारे बात का हमारे आने वाली नस्लें धीरे धीरे इनसे ना वाकिफ ना हो जाए। इसलिए हमें आगे बढ़कर इस मसला को हल करने में पेशकदमी करना होगा। एक इकबाल साहब का शेर पेश करने जा रही हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा कर क्या है। ये तो सारे लोग जानते हैं, पुरानी है, फिर भी उर्दू के मानी लश्कर के हैं और लश्कर कभी कमजोर नहीं होता। हम दुआ को है कि उर्दू जुबान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आमीन। बस हमारा हौसला आती है जी, ठीक है, जुबान आती है, आता नहीं। बस हमारा हौसला और तौफीक हमेशा बुलंद रहे और उर्दू की हिफाजत तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला करेंगे, क्योंकि इस जुबान का ताल्लुक तीनों मजहब से जुड़ा हुआ है। एक शेर अर्ज कर रही हूँ लास्ट में, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत क्या बोले हवा करे, वो बोले हुआ करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत अच्छा। एक बात है, आने वाले वक्त शादी का वो शेर तो आप लोग जानते होंगे, फारसी नहीं पढ़ूंगा कि किसी भी झाड़ी को खाली नहीं समझना चाहिए, वहाँ शेर भी सोया हो सकता है। शायद के फिर पुख्ता भाषा आप हल्के में न लें किसी को, किसी की इस्लाह करने से पहले खुद अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, रुखसाना जमील साहिबा के बाद मोहम्मद रहमतुल्लाह अफजल मिथिला यूनिवर्सिटी के, वो भी रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आएंगे और अपना मकाला पेश करेंगे। मोहम्मद रहमतुल्लाह अफजल भारी भरकम आदमी है, काफी भारी भरकम आदमी है। कौन पप्पू डॉक्टर साहब, चलिए अब क्या करेंगे, आज उर्दू के मसाइल एक पढ़ना है आपको, ऑनलाइन आपका भी रहे हमें आपसे। क्योंकि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है, उर्दू एक तहजीब का नाम है, उर्दू एक तमद्दुन का नाम है, उर्दू हमारी सकाफत की वक़ा है, उर्दू हमारी सहाफ़त की वक़ा है, उर्दू हमारे आबा की विरासत है, उर्दू मुल्क की आज़ादी की तारीख है, उर्दू आज़ादी तहरीक और इनकलाब की गवाह है, उर्दू हमारे जज्बात की, हमारी तहजीब की तर्जुमान है। उर्दू लाखों उलमाए इकराम के खून और पसीने की कमाई है। उर्दू हमें अपने आबा के रोशनास कराने वाली एक कड़ी है। उर्दू हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की तरफदार है। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की वकील और तर्जुमान है। उर्दू हमारी आबरू और पहचान है। उर्दू के मसाइल पर अगर मरहलावार गौर करें तो इसके कई मराहिल हैं। पहला प्राइमरी सतह पर, दूसरा मरहला हाई स्कूल और कॉलेज के सतह पर, तीसरा मरहला यूनिवर्सिटी की सतह पर। मकाला लंबा है, मैं कोशिश करूँगा। मुख्तसर हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें।